Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को मैंने पार्ट में कवर अप किया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। मीनिंग ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम कहते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका क्या अर्थ है। सेलिएंट फीचर्स मीन द इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वालिटीज। सेलिएंट फीचर्स का मतलब होता है वो इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्वालिटीज मतलब महत्वपूर्ण एवं विशेष गुण दैट मेक समथिंग डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम अदर्स, जो कि किसी चीज़ को दूसरों से अलग या अनोखा बनाती है। देखिए सेलिएंट फीचर्स को हिंदी में कहते हैं मुख्य विशेषताएं। सो द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द मेन पॉइंट्स और द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम बात कर रहे हैं वो मुख्य विशेषताएं किसकी, भारत के संविधान की। वो क्या है, मेन पॉइंट्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान को अलग बनाती है किससे, जो दूसरे देश के संविधान है उनसे। दीज फीचर्स शो, तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स हैं वो हमें विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेड कि हमारा संविधान कैसे लिखा गया, हाउ इट वर्क्स ये कैसे कार्य करता है, वॉट मेक्स इट सुटेबल फॉर अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री ऐसी क्या चीज़ है जो इसे उचित बनाती है। एक लार्ज मतलब कि एक विशाल, और डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है विविध देश जैसे भारत। ओके। फोर्थ, हाउ इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल, कैसे ये लोगों के जो राइट है उसको सुरक्षित करता है। एंड इंश्योर जस्टिस, और कैसे न्याय को इंश्योर करता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात कर रहे हैं मुख्य विशेषताएं संविधान की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है वो स्पेशल है और अलग है दूसरे संविधानों से जो जो इस संसार में है, जो इस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में है। even though it took ideas from many countries, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे वो लिए हैं दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके संविधान से। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर्स, लेकिन इसके पास कुछ अनोखे फीचर्स हैं। ओवर टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज, तो जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे जो भारत का संविधान है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज मेनी टाइम थ्रू अमेंडमेंट्स, तो किसके द्वारा चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स के द्वारा। अमेंडमेंट्स को हिंदी में कहते हैं संशोधन या फिर सुधार, या फिर आप इसे बदलाव भी कह सकते हैं। स्पेशली द 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97 एंड 101 फर्स्ट मतलब 101 अमेंडमेंट्स, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं। द 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है इस कॉल द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बिकॉज इट मेड मैनी बिग चेंजेस, क्योंकि उसमें उसकी वजह से मतलब उसमें बहुत सारे उसकी वजह से बहुत सारे बड़े बदलाव होते हैं। इन केशवानंदा भारती केस जो कि 1973 में होता है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो बदलाव नहीं कर सकती किसे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो पार्लियामेंट है मतलब जो संसद है वो किसे चेंज नहीं कर सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है। इवन अंडर आर्टिकल 368 के तहत भी इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मतलब है लंबा लिखित संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन लाइक द यूएसए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित हो सकता है जैसे कि यूएसए में है, और अनरिटन लाइक द यूके। तो अनरिटन का मतलब होता है अलिखित। ओके, तो यूके में इसका मतलब ये नहीं है कि यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज़ अ डिटेल एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट। ये जो हमारा भारत का संविधान है वो बहुत ज़्यादा डिटेल है और एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली इन 1949 इट हैड अ प्रियम्बल। तो जो हमारा ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें क्या क्या था? इट हैड अ प्रियम्बल, मतलब एक प्रस्तावना थी। उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एंड वहाँ पे 8 शेड्यूल था। लेकिन नाउ इन 2019, अगर हम 2019 में देखें, इट हैज़ अबाउट 470 आर्टिकल्स। इसमें कम से कम 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। अमेंडमेंट सिंस 1951 हैव। तो जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी संशोधन किए गए हैं 1951 से, उसमें क्या क्या? नंबर वन, रिमूव्ड अबाउट 20 आर्टिकल्स। तो कम से कम 20 आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया है। एंड वन होल पार्ट 7, और एक पूरे जो पार्ट है 7 उसे रिमूव कर दिया गया है। एडेड 95 आर्टिकल्स, 95 आर्टिकल्स को इसमें ऐड किया गया है। 4 न्यू पार्ट्स, 4 नए पार्ट इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें कि पार्ट 4A हो गया, 9A हो गया, 9B हो गया, या फिर 14A हो गया। थर्ड, एडेड 4 न्यू शेड्यूल। इसमें 4 नए शेड्यूल को जोड़े गए हैं, दैट इज शेड्यूल 9, 10, 11 एंड 12। नो अदर कंट्री हैज सच अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल। तो मतलब दुनिया में ऐसी और कोई कंट्री है ही नहीं जिसके पास इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स और शेड्यूल हैं। अब हम समझते हैं व्हाई इज इट सो लार्ज, यह इतना बड़ा क्यों है? ड्यू टू 4 रीज़न, इसके 4 रीज़न है। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक कारक। इंडिया इज बिग एंड डाइवर्स। भारत जो है वो बड़ा भी है और विविधतापूर्ण है। सेकेंड, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, मतलब ऐतिहासिक कारक। लाइक दी बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे बल्कि का मतलब होता है भारी या फिर बड़ा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। हमारे पास एक ही संविधान है सेंटर और स्टेट के लिए, मतलब केंद्र और राज्य के लिए। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट वर्क ऑन इट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट थे, मतलब लार्ज अमाउंट में बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट को आप स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने काम किया था कहाँ? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मतलब कि संविधान सभा में। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है वही नहीं है बस, बट ऑल्सो डिटेल रूल्स एंड प्रोसीजर। लेकिन इसमें क्या है? विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं भी हैं। सेकेंड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन मेनी ऑफ इट्स आइडियाज़ एंड रूल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो जो भारत का संविधान है उसने बहुत सारे जो आइडियाज़ एंड रूल्स हैं, मतलब जो विचार हैं या फिर नियम हैं, वो दूसरे देशों के संविधान से लिया है, एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। Dr. B.R. Ambedkar said that our constitution was made after studying all major constitution of the world. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बनाया गया है सब जो भी कंट्रीज, जो भी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनको पढ़ने के बाद, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात जो प्रमुख संविधान है उनको पढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं पार्ट्स टेकन फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमने अदर सोर्सेज से लिए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, दैट इज द सिस्टम ऑफ रूल्स। स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना या फिर बनावट, और सिस्टम ऑफ रूल्स को कहते हैं नियमों की प्रणाली। टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सेकेंड, फिलॉसफी, लाइक द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन या फिर दर्शन शास्त्र भी कह सकते हैं, और जिसमें आता है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं टेकन फ्रॉम द अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। थर्ड, पॉलिटिकल पार्ट।
जो इसका राजनीतिक हिस्सा है, लाइक द रोल ऑफ द कैबिनेट, जिसमें हम बात करते हैं कैबिनेट के क्या रोल होंगे, एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशन होंगे, क्या रिश्ते या संबंध होंगे। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यकारी, और लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधान संबंधी। टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो पॉलिटिकल पार्ट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अदर कंट्रीज फ्रॉम विच आइडियाज आर बोरोड, अब हम बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जहाँ से हमने कुछ और विचार बोरो किए हैं, जैसे कि कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से लिया है, यूएसएसआर जिसे अब प्रेजेंट में रशिया कहते हैं, फ्रांस से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, जापान से लिया है, एटसेट्रा। थर्ड, अब हम बात करेंगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, तो जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या हो सकता है, रिजिड हो सकता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर हो सकता है। हार्ड टू चेंज, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इसमें बदलाव करना। स्पेशल प्रोसेस नीडेड, अगर आपको कोई चेंज करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा रिजिड है। सेकेंड, फ्लेक्सिबल, मतलब लचीलापन। ईजी टू चेंज, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है वो बहुत आसानी से उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल लॉ, जैसे कोई एक नॉर्मल कानून में बदलाव किया जाता है वैसे, लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हम कहाँ देख सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ बोथ, तो जो भारत का संविधान है वो दोनों का मिश्रण है। नॉट टू रिजिड, नॉट टू फ्लेक्सिबल, ना ही ये ज़्यादा कठोर है और ना ही ये ज़्यादा लचीलापन है। नाउ आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स थ्री टाइप ऑफ अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 है उसमें तीन प्रकार के अमेंडमेंट्स की बात की गई है। अमेंडमेंट मतलब तीन प्रकार के संशोधन या सुधार या बदलाव की बात की गई है। पहला है सम चेंजेस नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, कि अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो उस बदलाव को करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, संसद में। इसमें आता है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, वोट करना चाहिए, और साथ में मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स होना चाहिए। सेकेंड, सम चेंजेस ऑल्सो नीड अप्रूवल फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट, तो कुछ चेंजेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए। इन एडिशन टू स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा, एक्चुअली ये तब लागू होता है जब आप स्टेट रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तब। थर्ड, सम स्मॉल चेंजेस कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, तो कुछ जो छोटे चेंजेस होते हैं उसे बहुत सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है, लाइक पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ, जैसे कि हम किसी ऑर्डिनरी लॉ को पास करते हैं वैसे। फोर्थ, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, देखिए फेडरल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संघीय सिस्टम या फिर संघीय प्रणाली, और यूनिटरी बाइस को हिंदी में कहते हैं एकात्मक पूर्वाग्रह या फिर एकात्मक झुकाव। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, तो इंडिया के पास क्या है, एक फेडरल सिस्टम है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लाइक द यूएसए, तो हमारे यहाँ क्या जो पावर है वो सेंटर मतलब केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइडेड है, जैसे कि यूएसए में होता है। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर क्या आता है, जब हम कहते हैं फेडरल सिस्टम तो उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या विशेषता है, इसमें आता है जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि शक्ति का विभाजन। फिर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता। फिर हम बात करेंगे फोर्थ, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ, दैट इज बाइकैमरलिज्म, दैट इज टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट, मतलब द्विसदनवाद, मतलब इसका हिंदी में अर्थ है द्विसदन प्रणाली या द्विसदनीयता। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर दो अलग अलग सदनों या कक्षों में बनी होती है। अब हम बात करेंगे बट इंडिया ऑल्सो हैज़ यूनिटरी दैट इज सेंट्रलाइज फीचर, मतलब इंडिया के पास एकात्मक या फिर सेंट्रलाइज फीचर अर्थात केंद्रीकृत विशेषताएं भी हैं, जैसे वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सभी के लिए। यहाँ पे हम बात करें सेकंड, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, मतलब सिंगल सिटीजनशिप को हिंदी में कहते हैं एकल नागरिकता। और फिर है थर्ड, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक मजबूत केंद्रीय सरकार। फिर हम बात करेंगे दैट इज फोर्थ, सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर, जो सेंटर होता है जो केंद्र होता है वही गवर्नर को अपॉइंट करता है। फिफ्थ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब एकीकृत न्यायपालिका। सिक्स, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब आपातकालीन प्रावधान।
द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये वर्ड फेडरेशन है वो ये हमारे भारत में एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत के संविधान में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंस्टेड आर्टिकल 1 सेज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट मीनिंग। तो इसके बदले जो हमारा आर्टिकल 1 है अर्थात जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है भारत अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका मतलब है कि भारतीय राज्यों ने मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेट्स डिड नॉट कम टुगेदर ऑन देयर ओन। मतलब इसका मतलब है कि भारतीय राज्यों ने स्वेच्छा से मिलकर संविधान नहीं बनाया है। नो सेकंड पॉइंट नो स्टेट कैन ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया। मतलब इसका मतलब होता है कि और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दैट्स वाई एक्सपर्ट डिस्क्राइब इंडिया एज। तो इसलिए जो एक्सपर्ट हैं वो या फिर जो स्पेशलिस्ट हैं वो भारत वो कैसे इसे डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। कि मतलब ये संघीय सिस्टम है ओके लेकिन ये यूनिटरी इन स्पिरिट है। मतलब इसे हम कह सकते हैं दैट इज संघीय है, रूप में तो ये संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। फिर हम सेकंड दैट इज क्वाजाई फेडरल। क्वाजाई फेडरल को कहते हैं अर्ध संघीय। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं दैट इज सहकारी संघवाद। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करें। इसका मतलब है कि दोनों स्तर की सरकारें राष्ट्रीय हित के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है संसदीय सरकार के बारे में। इंडिया फॉलोज द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत किसे फॉलो करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, नॉट द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन द लॉ मेकिंग बॉडी दैट इज द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कोऑपरेशन है मतलब एक सहयोग है लॉ मेकिंग बॉडी मतलब लेजिस्लेचर के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। सेकेंड इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द टू वर्क सेपरेटली। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को आप देखो जैसे कि अमेरिका हो गया, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों सेपरेट तरीके से काम करते हैं। इंडिया फॉलोज द वेस्टमिंस्टर मॉडल दैट इज द ब्रिटिश मॉडल विच इंक्लूड। तो भारत किसे फॉलो करता है? वो ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करता है जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, जिसमें पहला है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब एक जिम्मेदार सरकार है। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को जवाबदेही होती है। सेकेंड कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट को आप हिंदी में कह सकते हो मंत्रिमंडलीय सरकार। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर कार्य करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अर्थात संसदीय सरकार के क्या मेन विशेषताएं हैं। फर्स्ट देर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। पहला होता है वन इज रियल दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वन इज नॉमिनल दैट इज द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। और सेकेंड है मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो भी मेजॉरिटी पार्टी इलेक्शन के बाद जीतती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, वो सरकार बनाती है। थर्ड द एग्जीक्यूटिव दैट इज द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसे? लेजिस्लेचर को। फोर्थ हैज बीन डन मिनिस्टर आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं। फिफ्थ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट को लीड करता है। प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे। सिक्स द लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा या फिर असेंबली दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है उसे भंग किया जा सकता है। डिफरेंसेस फ्रॉम दी ब्रिटिश सिस्टम। अब हम बात करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रिटिश सिस्टम से देखा जाए तो पहला है इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट फुली सोवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब जो भारत का संसद है वो पूरी तरीके से अर्थात पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। सेकेंड इंडिया इज़ अ रिपब्लिक
विथ एन इलेक्टेड हेड। तो भारत जो है वो एक गणतंत्र है, इसके पास एक इलेक्टेड हेड है, मतलब निर्वाचित प्रधान है। वाइल ब्रिटेन हैज़ अ किंग क्वीन, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे किंग है या फिर क्वीन है, मतलब हेडिटरी हेड है। हेडिटरी हेड को कहते हैं वंशागुनत मुखिया। तो हम कह सकते हैं बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज सो मच पावर, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना ज़्यादा पावर होता है, सम कॉल इट एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। तो कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहा जाता है। सिक्स, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। हम बात करें संश्लेषण ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी को कहते हैं संसदीय संप्रभुता, और जुडिशियल सुप्रीमेसी को कहते हैं न्यायिक सर्वोच्चता। फर्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज फुली सुप्रीम, हैज़ ऑल दी पावर। जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से सुप्रीम है, मतलब सारे पावर उसी के पास है। सेकेंड, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। मतलब जजेस कैन स्ट्राइक डाउन लॉस, मतलब जो जज हैं उनके पास इतना अधिकार है कि वो कानून को रद्द कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, तो भारत में दोनों का मिश्रण है। फर्स्ट, आर पार्लियामेंट मेक्स लॉस लाइक द यूके। तो जैसा यूनाइटेड किंगडम में, वैसे भारत में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो लॉ बनाती है। सेकेंड, बट आर सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एंड कैंसिल लॉस। लेकिन जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इतना अधिकार है कि वो रिव्यू करता है और जो लॉज हैं, जो कानून है, उसे कैंसिल भी कर सकता है इफ़ दे गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो। और ये सेम सिस्टम कहाँ फॉलो होता है, यूएसए में फॉलो होता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं। इंडियन कोर्ट्स फॉलो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, दैट इज आर्टिकल 21। तो जो भारत के कोर्ट हैं वो क्या फॉलो करते हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है, लाइक इन यूएसए। यूएसए में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हिंदी में कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया, विच गिव्स मोर पावर टू जजेस। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, जो यूएस में फॉलो होता है, उसकी वजह से जो जज है वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, उनको ज़्यादा पावर मिलती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बैलेंस बोथ द सिस्टम। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, संतुलित किया दोनों सिस्टम को। फर्स्ट, पार्लियामेंट हैज़ लॉ मेकिंग पावर। जो हमारे पास पार्लियामेंट है, जो हमारे पास संसद है, उसके पास लॉ मेकिंग पावर है। और सेकेंड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू चेक। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो चेक कर सकती है इफ़ दोज लॉज फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो कानून बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो उसे रद्द कर सकती है। सेवेंथ, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिया हैज़ द जुडिशियल सिस्टम दैट इज बोथ। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके पास दो चीज़ें, दैट इज इंटीग्रेटेड, मतलब वो एकीकृत है। वन सिस्टम फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, हमारे पास एक ही सिस्टम है सेंटर और स्टेट के लिए, केंद्र के लिए और सरकार के लिए। सेकेंड, इंडिपेंडेंट, दैट इज कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट प्रेशर, मतलब कि जो हमारे कोर्ट हैं वो क्या है, एक तरीके से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, किससे, गवर्नमेंट के प्रेशर से। तो हम कह सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो टॉप लेवल पे है। ओके, अंडर इट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। सेकंड, देन कम सबॉर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर कोर्ट कहते हैं। ओके, Unlike the USA, where central and state laws are enforced by separate court, यूएसए में क्या होता है, जो सेंट्रल लॉज होते हैं और जो स्टेट लॉज होते हैं वो अलग अलग कोर्ट के द्वारा लागू किए जाते हैं। इंडिया हैज़ वन सिस्टम, लेकिन भारत में क्या है, एक ही सिस्टम है, दैट अप्लाइज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, जो दोनों को अप्लाई करता है, जो सेंट्रल या फिर स्टेट लॉज हैं दोनों को। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाइएस्ट कोर्ट है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल राइट, और ये किसे प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और जो लोगों के राइट्स है उनको सुरक्षित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड स्पेशल रूल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशल रूल बनाए टू कीप द जुडिशरी स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशरी को क्या रखेगी, खास करके सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखेगी, स्वतंत्र रखेगी, एंड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, और कहीं ना कहीं इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, जैसे कि सच एज फर्स्ट, जजेस कैन नॉट बी ईजिली रिमूव,
कोर्ट दे हैव जॉब सिक्योरिटी। जो भी जज होते हैं आप उन्हें आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, उनके पास क्या है, एक जॉब सिक्योरिटी है। सेकंड, देयर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन आर प्रोटेक्टेड। जो भी उनकी सैलरीज होती हैं, जो भी उनका वर्किंग कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड। जो भी सुप्रीम कोर्ट के खर्चे होते हैं वो कौन कहाँ से पेमेंट होती है, उसकी गवर्नमेंट फंड से। सो पार्लियामेंट कैन नॉट कंट्रोल इट, इसलिए जो पार्लियामेंट है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। फोर्थ, नो वन कैन डिस्कस जजेस वर्क इन पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट में जज कैसे कार्य करते हैं उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। फिफ्थ, जजेस कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ अगेन आफ्टर रिटायरमेंट। तो जज एक बार जब रिटायर हो जाते हैं तो वो फिर से लॉ मतलब कानून को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सिक्स, सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश पीपल हु डिसओबे और डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो लोग को पनिश कर सकती है अगर वो क्या करें, कोर्ट का डिसओबे करें या फिर डिसरिस्पेक्ट करें। डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना या फिर आज्ञा भंग करना या फिर कह सकते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब है अनादर करना। द जुडिशरी वर्क सेपरेटली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी है वो एक्चुअली सेपरेट तरीके से कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव से अलग होकर कार्य करती है। ऑल दीज स्टेप्स हेल्प द जुडिशरी प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स। तो ये जितने सारे स्टेप हमने पढ़े ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को हेल्प करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेगी, वो सुरक्षित करेगी फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को ऑफ द पीपल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनकी सुरक्षा करेगी। एंड एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ गार्जियन के रूप में कार्य करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा, जो भी इसमें कंटेंट लिखा था वो सब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।